अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये क्लास है इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे डायफ्रैक्शन की जो सिंगल स्लिट है उसकी डायफ्रैक्शन की जो इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल स्लिट, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है ज़्यादा, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड कीजिएगा। और जो पिछला वाला था लेक्चर उसमें हमने यह देखा था कि डायफ्रैक्शन एक्चुअली होती है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है जी। बेंडिंग ऑफ वेव कह लें आप। अच्छा, अब इसमें लाइट भी है और इसमें साउंड भी है। तो लाइट की तो अभी हम देख लेंगे कि लाइट की बेंडिंग किस तरह से होती है। साउंड में आप यूँ समझें कि जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं और बाहर एक बंदा जो है वो बोलता है, तो वो आवाज़ आपको आके सुनाई देती है उस बंदे से। तो ये लाइट की बेंड, ये साउंड की बेंडिंग हो रही है। तो साउंड की भी बेंडिंग होती है जिस तरह से लाइट की बेंडिंग होती है। अच्छा, अब डायफ्रैक्शन ऑफ के अंदर आपने देखा था कि अगर डायफ्रैक्शन की जो कंडीशन है वो ये है कि बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ द बेंडिंग ऑफ द वेव, तो इससे तो हमें समझ आ जाता है कि लाइट या वेव जो है वो बेंड होगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसमें इसकी कंडीशन एक, यानी किस कंडीशन के तहत ये बेंडिंग होगी, तो वो आप याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ यूज़ हो रही है इट इज़ रफली इक्वल टू द स्लिट विड्थ। जो विड्थ है किसी भी स्लिट की उसकी रफली इक्वल होगा, तो तब ये आपके पास ये बेंडिंग होगी। और इसी फिनोमेनन के तहत अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ लें 10⁻⁻10 मीटर्स की, तो इसकी जो स्लिट होगी वो भी इतनी छोटी होगी जो कि साइज ऑफ द एटम बन जाता है। तो इस साइज ऑफ द एटम के लिए हम फिर एटम के स्ट्रक्चर को भी पढ़ सकते हैं जिसको हमने एक्सआरडी कहा था। अच्छा, अब डायफ्रैक्शन की दो टाइप्स लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड की थी। एक थी आपके पास पर्सनल और दूसरी थी फ्रॉनहोफर। तो पर्सनल मैंने आपको बताया था जिसमें हमारे पास सोर्स, बेसिकली इनको अंडरस्टैंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक सोर्स होगा जो कि लाइट या साउंड प्रोड्यूस करेगा, और एक आपके पास स्क्रीन होगी जहाँ पे आप उसको देख सकेंगे। तो अगर तो फाइनाइट डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, तो इसको हम फिर बोलते हैं कि ये हमारे पास कहलाता है फॉर पर्सनल। और अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, अगर फाइनाइट होगा तो हमारे पास पर्सनल होगा, और अगर फॉरेन हूफर में ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे केस ऑफ सन होता है। सन से जो रोशनी आ रही है वो, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये इस तरीका कार से आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर एक हैगन्स प्रिंसिपल था कि हर जो वेवलेट होती है, कोई भी वेव जब किसी जगह पे प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन वेव्स आ रही हैं, आगे आपने एक स्टिक रख दी, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दी। अब लाइट जब इसमें से गुजरेगी तो आप देखेंगे कि वो लाइट जो है वो यूं बेंडिंग में कन्वर्ट हो रही है। हर इसके ऊपर डिफरेंट वेव फ्रंट्स बने हुए हैं, हर एक पॉइंट एक वेव फ्रंट की तरह है। तो उसमें से बाकी तो ब्लॉकेज होगी, लेकिन ये पॉइंट आगे आके एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव कर रहा है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करना है इस आज के लेक्चर के अंदर भी, कि इसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल स्लिट में किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बनाना, बहरहाल ट्राई करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, आपको पता है हर डायरेक्शन में है, इस पीछे भी है, लेकिन हम क्योंकि अब फ्रंट इस साइड पे देख रहे हैं तो हम इसलिए यहीं पे प्लॉट करते हैं। इसके सामने हमने एक लेंस रखा जिसकी वैल्यू है L1। इस लेंस के ऊपर जब ये लाइट पड़ेगी तो इसमें पड़ने के बाद ये लाइट जो होगी ये एक सर्टन, यानी ये पैरेलल रेज में निकलेगी, यूँ आप कह सकते हैं। क्योंकि इसमें तो सोर्स से तो हर डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन हमने लेंस जो लिया है, लेट्स से इसको L1 कह देते हैं, इससे लाइट पैरेलल कन्वर्ट हो गई है। अब इसके आगे जो है ना, हमने एक स्लिट रखी है। ये जो स्लिट है इसकी जो विड्थ है, ये आप यूँ समझें, ये जो लाइट इसमें से पास करेगी यूँ, तो ये लाइट की जो है ना वेवलेंथ इसके बीच में से पास कर रही है। अच्छा, अब इसमें से ये सेंटर रे है, तो सेंटर से लेकर ना इस तरह का इसका जो डिस्टेंस है, लेट्स से इसको मैं अगर D कह दूँ, और जो ऊपर वाला है उसको या आप एस भी कह सकते हैं, एस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको कह सकते हैं, एस भी बेहतर है, एस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं क्योंकि आगे हमने यूज़ करना है। अब हम ये करते हैं कि ये जो रेज आ रही है ना, क्योंकि ये इस स्लिट के अंदर हम इनफाइनाइट छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहे हैं यूँ,
तो ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली आपको इस वेव में से जो लाइट गुजरेगी उसको बेंडिंग के तौर पर काम आएंगे। अच्छा, अब इस स्लिट में से ना फॉर एग्जांपल ये जो एक पॉइंट है ना इसकी जो विथ है उसको मैं डी एस कह देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे जो मैंने एस लिया है एक साइड। अच्छा, अब ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एम पॉइंट ले लें और ये एन पॉइंट ले लें, इसके दरमियान में स्लिट है, एम एन जो है ना वो आपके पास एक स्लिट कहलाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से जब लाइट आएगी तो लाइट को एक्चुअली तो स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं आएगी बल्कि वो थोड़ी सी यूं इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है जी। तो ये लाइट की जो है ना यहाँ से बेंडिंग स्टार्ट हो गई है और आना इसको किस डायरेक्शन में था, स्ट्रेट, लेकिन क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आने के बजाय ये बेंड हो गई है और इसने एक सर्टेन एंगल लिया है थीटा। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है ना इस बेंडेड लाइट का, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम इसको लेट से हम कह देते हैं कि ये बी है। अच्छा, अब हमने इसको दोबारा फोकस करना है तो हम इसके सामने फिर एक लेंस रखेंगे। यहाँ पे हम एक लेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मिनट। ये जो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने यहाँ पे एक लेंस डेवलप करना है जैसे पहले हमने बनाया था। लेट से ये अब क्योंकि इसमें बन नहीं रहा, तो अब इससे लाइट जो है जब इस पॉइंट पे पड़ी, यहाँ तक आई, तो ये एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आप एक स्क्रीन सपोज कर लें कि ये एक आपके पास एक स्क्रीन है, ये इस पॉइंट के ऊपर एक स्क्रीन है। तो ये लाइट आके ना इस पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती है और यहाँ पे आपको डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस नजर आते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्चुअली एंगल ले रही है ना, इसने जो लाइट ने आना था, ये एंगल लेट से आप कि ये एक एंगल थीटा ले रही है, इसको आप L2 कह दें, दूसरा लेंस कह दें। अच्छा, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास R कहलाएगा। अच्छा जी, अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसमें से बहुत सी रेज आ रही हैं लेकिन हमने तीन कंसिडर की हैं सिंगल स्लिट के अंदर और एक स्लिट के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स थे, हमने इनफाइनाइट पॉइंट्स लिए हैं, तो यहाँ से हमने एक पॉइंट की जो विथ ली है वो ds ले ली है। अब अगर आप देखें तो अगर मैं इसको कहूँ रे नंबर 1, ये रे नंबर 2 और ये रे नंबर 3, तो रे नंबर 3 जो है वो रे नंबर 2 से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और रे नंबर 2 रे नंबर 1 से ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। तो अगर मैं इस ये सेंटर पॉइंट मैं लेता हूँ, ये मेरा फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा जो कि रे नंबर 3 रे नंबर 2 से कर रही है, और रे नंबर 2 से रे नंबर 1 भी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो भी इसी तरीके कार से हम फाइंड आउट करेंगे। अब अगर मैंने इस साइड को एस कहा है तो ये एंगल अगर आपके पास थीटा बनता है तो ये बनेगा एस ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब है ये वो पाथ डिफरेंस है जो कि रे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू रे नंबर 2। अच्छा, अब इसके लिए हमने इस स्लिट के लिए ना वैल्यूज को कैलकुलेट करना है कि इसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं विथ के और वो पॉइंट ई के ऊपर हमें फोकस करवा रहे हैं, तो उस के लिए जो अब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, जो आपने इससे पहले वेव्स के लिए इक्वेशन पढ़ी हुई थी, आप मैं रिमाइंडर के तौर पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रिमाइंडर के तौर पे, x इक्वल्स टू एक्स एम या एक्स नॉट कॉज या साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साई, ठीक है जी, कॉज या साइन, और या फिर आप के एक्स भी कह सकते हैं, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस साई जो। तो अब इसमें आपने देखा होगा कि ये जो आपके पास एक्स एम होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और याद रखिएगा कि जो एम्पलीट्यूड होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आपके पास डिस्टेंस के, यानी 1/r के, और यानी जो डिस्टेंस जिस जहाँ पर आपने पहुंचना है, और यही एम्पलीट्यूड जो है ना ये प्रोपोर्शनल होता है स्लिट की विड्थ के। अब यहाँ पर हम स्लिट की विड्थ को फॉर एग्जांपल अगर ds सपोज कर रहे हैं उस छोटे पार्ट को, तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा xm, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, तो एक कांस्टेंट आप यूज करेंगे a, साथ ये स्लिट विथ ds और फिर नीचे r, तो ये xm की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम अगर इस इक्वेशन के मुताबिक
अपनी इक्वेशन डेवलप करें तो वो बनेगी x इक्वल्स टू, या dx कह सकते हैं, dx इक्वल्स टू a ds अवर r, और साथ आप उसके लगा देंगे साइन का फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ आर। तो ये आपके पास एक्स एम की जो सॉरी डी एक्स की वैल्यू बनेगी, या डी एक्स नॉट की वैल्यू आप लेट से इसको कह सकते हैं। इसमें ये ए डी एस और आर की वैल्यू आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि अब हमने ये देखा है कि अब यहीं पे, क्योंकि इस स्लाइड के बाद आगे फिर मैथमेटिक्स आएगी, तो इस स्लाइड में ये जो फिगर हमने डेवलप करने की कोशिश की है, इसमें अंडरस्टैंड करें कि जो आपके पास 3 रेज़ आ रही हैं ना, वो एडिशनल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही हैं, पहली वाली ने जो एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पहली जो सेंट्रल रे है ना, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज़ आर। तो जो सेकंड वाली ट्रैवल कर रही है वो क्या करेगी, 3 वाली जो रे है, रे नंबर 3, वो कर रही है आर प्लस एस ऑफ साइन थीटा। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि आर से उसने ये डिस्टेंस एस साइन थीटा एक्स्ट्रा पे किया है। और अगर हम रे नंबर 1 को देखें, तो रे नंबर 1 जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है आर माइनस एस ऑफ साइन थीटा, यानी ये जो ऊपर वाली रे है, ये वाली, ये एस माइनस साइन थीटा, एस साइन थीटा माइनस करने से होगी, तब इसका, अब इन तीनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो हमें समझ आ चुका है। तो अगर मैं एक रे, जो रे नंबर 1 है, उसके लिए मैं अगर डी एक्स लेट्स से 1 लिखता हूँ, तो उसमें एम्पलीट्यूड तो ए डी एस और आर ही होगा। यहाँ पर मैं साइन थीटा ही यूज़ करूँगा, यहाँ पर ओमेगा टी ही होगा, यहाँ पर के होगा। अब यहाँ पर आर की जगह आप पुट करेंगे आर माइनस एस ऑफ साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज, यानी एडीएस और आर साइन ओमेगा टी, उसी तरह से माइनस के, उसी तरह से आर की जगह पर आपने पुट कर देना आर माइनस एस साइन ऑफ थीटा। और यहीं पे लिख लेते हैं, अगर हमें चाहिए हो डी एक्स ऑफ लेट से 3 था ना, 3, तो 3 के लिए आप कैसे लिखेंगे, वही ए डी एस और आर, और यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के, और आर की जगह पर आप पुट करेंगे आर प्लस एस साइन ऑफ थीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया जीरो सेंटर पॉइंट के ऊपर साइन ऑफ ओमेगा टी के आर, ये हो गया रे नंबर 3 जो गुजर रही है उसके लिए के के साथ आर की जगह पर आपने वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा, मजे की बात है, ये नीचे आर भी है, इसमें भी आपने पुट करना होगा आर माइनस एस साइन थीटा, और यही इसी तरह से यहाँ पे होगा आर प्लस एस साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास तीनों जो रेज एलिमेंट्स हैं, जो उस पॉइंट पी की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस रे से में गुजरने के बाद उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इनका टोटल कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, वो होगा जी डी एक्स, जो कि है सम ऑफ डी एक्स 1 प्लस डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि ये ए डी एस अवर आर प्लस एस साइन ऑफ थीटा, और दूसरे वाला था ए डी एस पावर आर माइनस एस साइन ऑफ थीटा, दीज आर दी एम्पलीट्यूड्स, ये उन रेज के एम्पलीट्यूड्स हैं। अच्छा, अब आपने इसमें अगर हम ये देखें तो एंगल बहुत स्मॉल होगा जिस पे बेंडिंग हो रही है, तो एंगल स्मॉल के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि थीटा जब आपके पास स्मॉल होता है, तो उस सूरत हाल के अंदर जो साइन थीटा है, इसको आप रफली इक्वल्स टू थीटा भी ले सकते हैं। अगर हम इसको रफली इक्वल टू थीटा लेंगे, इसका मतलब है कि जो एस साइन थीटा है ना, ये वैल्यू भी हमारे पास बहुत स्मॉल हो जाएगी। जब ये स्मॉल हो जाएगी तो इसको फिर हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ए डी एस अवर आर प्लस माइनस एस साइन थीटा, इसको हम कह सकते हैं कि ये इस कंडीशन के तहत ए डी एस अवर आर रिमेनिंग रह जाएगा, यानी इन चीज़ों में से एस साइन थीटा वो स्मॉल डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन डी एक्स को लिखने की कोशिश करूं, तो डी एक्स की जो वैल्यू बनेगी, उसमें पहले वाले में ए डी एस और आर उसी तरह से, और फिर आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के इंटू आर प्लस एस साइन थीटा। ठीक है, ये एक वाला हो गया, और प्लस ए डी एस और आर साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस के आर माइनस एस साइन ऑफ थीटा, ये दूसरा हो गया। अब अगर आप इसको dx को ले लें, इसमें से a डी एस और r जो है ये कॉमन ले लें, तो आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी, अब इसको ना आप k को अंदर मल्टीप्लाई भी करें तो ये बनेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर और माइनस के एस साइन थीटा। ठीक हो गया। अब इसमें से आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये ओमेगा टी जो है ना, ये इसको आप और के आर को इकट्ठा कर लें ताकि आपके लिए इजी रहे हो जाए ये काम। अच्छा, और यानी ये ब्रैकेट आपने बेसिकली इस छोटी ब्रैकेट को क्लोज की को ओपन किया था, फिर उसके बाद आपने एक नई ब्रैकेट अपने हिसाब से डेवलप की है। ये एक हो गया, उसके बाद प्लस इसी तरह से साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर और ये माइनस माइनस प्लस के एस साइन थीटा, ये दूसरे वाला साइन आ जाएगा। अब इसमें साइन अल्फा साइन बीटा वाला आप फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा। अब इसमें ये इस पूरी चीज़ को ना आप अगर अल्फा सपोज कर लें और इस पूरी चीज़ को आप अगर आप बीटा सपोज कर लें, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस ऑफ के एस साइन थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस अल्फा साइन बीटा विद नेगेटिव साइन, उसी तरह से फिर इसमें भी साइन अल्फा और ये कॉस बीटा लिखा हुआ है, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस के साथ आ जाएगा, ये बीटा है सारा, तो ये बनेगा के ऑफ, यानी ये सारे के सारे आपको पता ना कि ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा है यहाँ पर और ये भी यहाँ पे बीटा है। तो अब जब इसको ओपन करेंगे तो दो टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगी दो टर्म्स। अब उसमें जो जब आप इसको निकालेंगे तो कॉस वाली जो दो टर्म्स है ना वो माइनस होंगी, तो आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा डी एस वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी एस। अब इसमें 2 कैसे आएगा, वो जो दो टर्म्स कैंसिल हुई हैं उनके साथ जो रिमेनिंग दो टर्म्स हैं वो ऐड होंगी ना, तो वो 2 का फैक्टर वहां से आ जाएगा। तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर कॉज ऑफ के एस साइन थीटा। अब ये आपके पास आ गया। अब आप इसको कर देंगे इंटीग्रेट ताकि आप पूरे के लिए मालूम कर सके। और इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि जो पीछे हमने स्लाइड नंबर 1 में देखा था कि वो बेंडिंग ऑफ लाइट के बाद जो टोटल विड्थ उसकी बनती है वो 0 से लेकर b तक थी, तो इसको आप हाफ के लिए लेंगे 0 से लेकर b/2 के लिए। ठीक है जी। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें ये तो हो गया x, यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स a टाइम्स ऑफ अच्छा ds जो है ना, ds क्योंकि अब इंटीग्रेशन में आएगा तो ds को हम एंड में लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। ये जो 2a और r आ जाएगा और जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी आप, अच्छा यहाँ पे भी आप देखें ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ds के हिसाब से आपने करनी है ना, तो इंटीग्रेशन अगर आपने तो यहाँ पर 2a और r इस तरह ले लें और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ आर, ये जो चीज़ है इसके अंदर कोई s नहीं आ रहा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आगे आ गई 0 से लेकर b/2 तक कॉज ऑफ के एस साइन थीटा इंटू डी एस, तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट आ गया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये कॉज का इंटीग्रल साइन, तो ये आपके पास कुछ ये बनेगा कि 2a ओवर r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर, तो ये इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी साइन ऑफ के एस साइन थीटा ओवर के एस साइन थीटा। ठीक है जी, सॉरी के साइन थीटा, नीचे एस तो नहीं ना होगा। ठीक है, एस के अलावा एस पे तो इंटीग्रेशन आपने की है और ये होगा 0 से लेकर b/2 तक। अब आप इसमें b/2 की वैल्यूज पुट करें तो ये 2a ओवर r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर, तो ये साइन ऑफ के b/2 साइन थीटा आ जाएगा और अगले वाले में माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 ही हो जाता है। अगर नीचे आपके पास वही आ जाएगा के साइन ऑफ थीटा। सो ये आपने इसके अंदर लिमिट्स पुट कर दी, ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये b/2 माइनस नीचे वाली लिमिट पुटेंगे तो 0 हो जाएगा और नीचे के साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब ऊपर वाले और नीचे वाली टर्म में अगर आप देखें तो b/2 की कमी है।
अगर हम इसमें इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड b/2 से करें तो नीचे वाला b/2 तो इधर आ जाएगा इसके साथ, और ये जो ऊपर वाला b/2 है इसको अगर हम यहाँ ले आए तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास होगा a b और r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के आर, और ये जो फैक्टर बना ये जरा इंटरेस्टिंग फैक्टर बनता है, साइन ऑफ के b/2 साइन थीटा और के b/2 साइन थीटा। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये जो है ना, ये जो फैक्टर है के b/2 साइन थीटा और नीचे भी के b बाई साइन साइन थीटा, के b/2 बाई साइन थीटा, तो ये फैक्टर अगर हम इसको एक कोई अल्फा कह दें, कोई गामा कह दें, कोई फैक्टर कह दें, तो ये साइन अल्फा और अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है जी, साइन अल्फा और अल्फा, ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी बन जाती है। अच्छा, अब इसको हम यूं कह के लेते हैं कि जी ये जो x था हमारे पास यहाँ पे तो आ गया था ए बी बाई टू, यहाँ पे आ गया था साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर, और ये बन जाएगा लेट से साइन अल्फा बाय अल्फा, वेयर अल्फा जो है उसको हमने क्या कहा है, वो क्या चीज़ होती है, के b/2 साइन थीटा, इसे याद रखना है आपने, ठीक है जी। उसके हिसाब से ये साइन अल्फा बाय अल्फा है, और इसकी याद रखिएगा ये एक आइडेंटिटी है ना मैथमेटिकल, कि आप लिखते हैं जब साइन अल्फा और अल्फा वेयर अल्फा अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आइडेंटिटी 1 को अप्रोच करती है, तो ये आइडेंटिटी हमें बाद में कुछ काम देने वाली है। इसका मतलब है कि अब जो x है ना उसकी वैल्यू हम कुछ यूं लिख लेते हैं, ए बी बाई आर, ये r है, साइन अल्फा ओवर अल्फा, इसको आप, मैं एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर रहा हूँ, और साथ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ आर, ठीक है जी। अब ये आपके पास, अब इसमें से आपको ये पता चल रहा है, एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि इसमें एक ये एम्पलीट्यूड है और एक ये साइन का साइनोसाइडल फंक्शन है, तो ये बिहेवियर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का आएगा, ठीक है जी। और सेकेंडली ये कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है ना इसका, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये यानी ए बी आर तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा बाय अल्फा वो मैंने आपको आइडेंटिटी में यहाँ समझाने की कोशिश की है कि उसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये समझ आती है कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हमने मैकेनिक्स वगैरह में भी पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इंटेंसिटी को मालूम करता हूँ तो ये रफली आ जाएगी ए बी और आर साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर, सिंपली एम्पलीट्यूड का मैंने होल स्क्वायर ले लिया क्योंकि हम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं सिंगल स्लिट के लिए। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि साइन जो इसकी वैल्यूज है ना उसको हम पुट करने की कोशिश करते हैं कि अल्फा सॉरी आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा और अल्फा स्क्वायर, या साइन इसको ऐसे ना लिखें, ऐसे लिख लें साइन अल्फा बाय होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें अब आप देखें तो जो ये फैक्टर बनता है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये आई के इक्वल है, और ये साइन स्क्वायर ऑफ के b/2 साइन थीटा और के b/2 साइन थीटा, ये जो नीचे वाला है ना इसको आप यहीं पे इसका स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, और साइन स्क्वायर ऑफ, या आपके पास आ जाएगा फंक्शन। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो ये इंटेंसिटी जो है ना बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो ये इंटेंसिटी इस थीटा पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी जो है डिपेंड्स अपॉन थीटा, ये एक थीटा वाहिद फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड करती हुई नजर आ रही है, तो इसको फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है दैट इज द फंक्शन ऑफ थीटा, और उसमें फिर ये ए स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ के बी साइन थीटा, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, नीचे आपने उसी तरह से के b/2 साइन थीटा आपने लिख दिया, तो ये इंटेंसिटी जो है ना ये आपने
इससे फाइंड आउट कर ली। अब हम इसकी थोड़ी सी ना हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना होगा ताकि हमें समझ आए कि ये इंटेंसिटी के फंक्शन को वो क्यों कह रहा है। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, यानी ये फैक्टर जो है ना ये सारे का सारा मैक्सिमम हो, तो ये आपको पता है कि जो साइन अल्फा बाय अल्फा है, इसमें अल्फा अप्रोचेस टू जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जितनी छोटी होगी तो उस वक्त ये मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, तब आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फिर समझ आ गई कि थीटा की वैल्यू को आपने जीरो पुट करना है। जब थीटा जीरो होगा तो इसका मतलब होगा कि ये साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो होगा तो ये सारा फैक्टर जीरो करेगा और ये अप्रोचेस टू जीरो वाला जो चक्कर है उसमें ये 1 हो जाएगा, तो ये फैक्टर जो है फिर 1 के इक्वल आएगा। तो जब ये फैक्टर 1 के इक्वल आएगा, इसमें हम लिमिट अप्रोच करेंगे ना, लिमिट लगाएंगे, तो तब आपके पास इसका मतलब है इंटेंसिटी आई मैक्सिमम हो जाएगी और उसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से जो इसका मतलब है कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना, इसको हम आई मैक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला कुछ ये बन जाएगा कि आई थीटा इज इक्वल्स टू आई मैक्स इनटू साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर, या साइन जिसमें हमने पहले लिखा था ब्रैकेट में, आप कर लें इसको। अच्छा, अब इसमें जो इंटेंसिटी है वो आपके पास पहले पार्ट से रेलिवेंट होती है, और इसमें अगर हम प्रिंसिपली देखें तो ये जो फैक्टर है ना, जिस वक्त ये फैक्टर 1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और इसके 1 होने की शर्त यही थी कि अल्फा की वैल्यू जो है ना वो आपके पास जीरो आए। और अल्फा जो है वो आपके पास के बी बाई टू साइन थीटा था, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं इन जर्नल के ये पाई बाई एन पाई बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा की जगह पे पुट करूँ के बी बाई टू into साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, तो यहाँ पर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एन पाई के हिसाब से। के की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर के की वैल्यू मैं पुट करूँ तो ये 2 पाई बाय लेमडा होगा, और बी बाय टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। तो यहाँ से ये 2 और पाई इधर से चला गया, तो अब आपके पास रह जाएगा ये लेमडा को दूसरी तरफ ले जाएं, एन लेमडा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ठीक है, ये आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त होती है, यानी ये बी विथ थी ना, यहाँ पर हमने ली थी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अब हमें ये बात समझ आती है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका वो एक्चुअली, अगर हम ये स्ट्रेट लाइन और ये एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें तो इंटेंसिटी जो है ना वो यहाँ पे लेट से मैक्सिमम है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन जो जो हम एंगल थीटा इधर भी बढ़ रहा है और थीटा इधर भी बढ़ रहा है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। ठीक है, और जो जो आप एंगल बढ़ाते जाएंगे ये इस तरह से आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यूज जो है ना वो फ्रिंजेस की फॉर्म में आती चली जाएंगी। तो ये सिंगल स्लिट के लिए इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने का एक वे है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटली रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ अ सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव इंटेंसिटी फॉर सिंगल स्लिट। फॉरनहूफर डायरेक्शन डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसके अंदर। तो सेकंड मैक्सिमम इसका जो सोल्यूशन है वो कहता है कि जी सेकंड सोल्यूशन जो है ना वो अकर करेगा ड्यू टू द सिंगल स्लिट, जिसके लिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी कि अल्फा जो है एन प्लस हाफ लेमडा के इक्वल हो, और एन आपको पता है कि ये 0 होता है, 1 होता है, और 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस तरह से हम कह सकते हैं। इंटेंसिटी की हमने फार्मूला को पढ़ा था अभी, आई मैक्स, अब ये समझ आ गई होगी, फॉरनहूफर की बात कर रहे हैं, साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से आई मैक्स को इधर ले जाऊँ, आई थीटा बाई आई मैक्स, मैक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम, तो इज इक्वल्स टू ये साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर होगा। अब आपने अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो इंटेंसिटी जो है आई थीटा बाई आई मैक्स एन इज इक्वल्स टू, जब आपने 1 पुट, पहले एन ना भी कर, चलें इसको यूँ कर लेते हैं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ एन प्लस हाफ लेमडा, अल्फा की जगह पुट किया, और नीचे भी एन प्लस हाफ
लैम्डा और साथ इसके आपने पाई का फैक्टर भी मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब आप n को 1 पुट करें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ हाफ लैम्डा, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ऑफ हाफ लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसकी जगह पे यहाँ पे सर पाई भी आएगा ना, पाई भी है इस जगह पर, तो ये हाफ पाई बाई 2 बनेगा, उसकी एक वैल्यू आएगी। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद n को आपने यहाँ पे पुट किया 1, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.045 लेट्स से। और इसी तरह से अगर आप n इज इक्वल्स टू 2 जिसको जो कि उसने रिक्वायर्ड किया है, तो उसके लिए आप इस इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.016। तो ये इसका मतलब है कि जो पहली, ये पिछले वाले में जो पहली इंटेंसिटी अगर ये 0.45 थी, तो ये सेकंड वाली जो इंटेंसिटी बनेगी, ये वाली सेकंड मैक्सिमा की, ये 0.016 होगी। तो इस तरह से थर्ड, फोर्थ और फर्दर आप कर सकते हैं। तो ये था आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक है जी आपका इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल स्लिट, जो कि डायफ्रैक्शन के लिए फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आके एक लेक्चर हमारा अभी हम कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले लेक्चर के लिए आपको इसको करवाता हूँ।